सपोज कि आपसे कहा जाता है कि एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में 10,000 लोग हैं और इनकी एवरेज इनकम आपको जो है निकालनी है। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि आप जो है सभी लोगों के पास जाएं, उनकी इनकम पूछें, उसके बाद जो है एवरेज इनकम निकालें इस पूरे पॉपुलेशन की, जिसको हम सेंसस कहते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है इनमें से कुछ लोगों को एज अ सैंपल चूज कर लें, उनसे उनकी इनकम कैलकुलेट करके एवरेज को फाइंड आउट करके आप जो है पूरे पॉपुलेशन की एवरेज इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर? तो सैंपल क्या हो गया? सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो जब भी हम सैंपल चूज करते हैं तो हमें उस वक्त जो है दो प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए, दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए सैंपल को चूज करते वक्त, जिससे कि हम सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से जो है इन्फ्लुएंस कर सकें, उसके बारे में हम जो है गेस कर सकें कि क्या हो सकता है, एस्टिमेट लगा सकें। तो वो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। तो अकॉर्डिंग टू किंग, the law of statistical regularity lays down that a moderately large number of items chosen at random from a large group are almost sure on the average to possess the characteristics of the large group। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप किसी पॉपुलेशन लार्ज ग्रुप में से, किसी पॉपुलेशन में से जो है रैंडमली और लार्ज नंबर ऑफ आइटम चूज करते हो एज अ सैंपल, तो फिर जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो लार्ज ग्रुप ऑफ जो पॉपुलेशन होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से सेम होंगी। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स लार्ज ग्रुप की होगी वही कैरेक्टरिस्टिक्स सैंपल की भी होगी। कब? अगर रैंडमली आप जो है लार्ज नंबर ऑफ आइटम चूज करते हो तो यही प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहती है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर ये प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि 10,000 पीपल थे, उनकी एवरेज इनकम निकालनी है। आप सपोज करके एक रिसर्चर ने 100 लोगों को चूज किया और उनके एवरेज इनकम के बेसिस पे जो है एस्टिमेट कर दिया पॉपुलेशन की एवरेज इनकम। वहीं पे दूसरे कैंडिडेट ने जो है रिसर्च किया, उसने भी 100 लोगों को, दूसरे 100 लोगों को जो है सेम पॉपुलेशन में से सैंपल चूज किया और एवरेज निकाला। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जो दोनों का एवरेज इनकम आया होगा ना कहीं नियरली सेम होगा। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ आइटम होगा और रैंडमली चूज किया होगा। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है कि सैंपल साइज शुड बी लार्ज, यानी कि जो सैंपल साइज है वो क्या होना चाहिए? वो बड़ा होना चाहिए। एज द सैंपल साइज इंक्रीजेज इट बिकम मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन एंड शोज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा आपका सैंपल होगा उतना ही ज़्यादा वो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? और दूसरा क्या है कि सैंपल मस्ट बी ड्रॉन रैंडमली, यानी कि जो सैंपल आप पॉपुलेशन से ले रहे हो ना वो रैंडमली होना चाहिए। यानी कि 10,000 लोग हैं तो 10,000 जितने भी 10,000 लोग हैं सभी के इक्वल चांस होने चाहिए कि वो सैंपल में चूज हो सके। ये नहीं कि आपके जो नज़दीक नज़दीक से सिर्फ आपने उन्हीं को सैंपल में ले लिया, नहीं। जो 10,000 पीपल्स थे सभी के इक्वल चांस थे और आपने रैंडमली जो है उसमें से जो है चूज कर लिया। जैसे कि लॉटरी सिस्टम होता है कि सभी के नाम लेके पर्ची बना के एक बाउल में डाल दिया, बाउल को अच्छे से मिक्स कर दिया, उसमें से फिर रैंडमली आप निकाल रहे हो, तो दैट इज रैंडमली। क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है कि सैंपल बड़ा होना चाहिए और रैंडमली चूजन होना चाहिए, तो आपका जो है सैंपल जो है इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका? पॉपुलेशन का। क्लियर? इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। वहीं पे जो दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट द रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर है ये प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी से ही आया है। ठीक है, उसी की वजह से ये प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ये यह कहता है क्या है कि अगर बाकी सारी चीज़ें इक्वल हों, बाकी सारी चीज़ों में कोई भी चेंजेस ना हो, तो जितना ज़्यादा लार्ज साइज होगा सैंपल का उतना ज़्यादा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होंगे। एज द सैंपल साइज यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैंपल गेट लार्ज इनफ द स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस इज लाइकली टू बी मोर एक्यूरेट एंड स्टेबल। यानी कि जितना ज़्यादा सैंपल साइज होगा आपके स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस यानी कि जो रिजल्ट होंगे वो उतने ज़्यादा ही एक्यूरेट होंगे और स्टेबल होंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, इफ ए कॉइन इज टॉस लार्ज नंबर ऑफ टाइम, यानी कि एक सिक्के को आप बहुत बार जो है उछालते हो, तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ऑकरेंस ऑफ हेड और टेल की वो क्या होगी? एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल। वो क्या होगी? बराबर होने की चांसेस ज़्यादा होंगे। भाई ऑब्वियस बात है कि आप हेड हेड टेल आएगा तो उसमें से दोनों के आने के चांसेस क्या हैं? इक्वल है। लेकिन एक कब पता चलेगा? जब आप बहुत बार आप ट्राई करोगे तब आपको जो है ये पता चलेगा कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑकरेंस की हेड और टेल की वो इक्वल होगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ कहने का मतलब है कि जब आप सैंपल चूज करते हैं तो आपका सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो आपको जो है बैलेंस बना के रखना होगा कि ज़्यादा छोटा भी नहीं हो और ज़्यादा बड़ा भी ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।